जरा सोचिए, आपके पास एक सीक्रेट मैसेज है और आप उस सीक्रेट मैसेज को दूर बैठे अपने दोस्त तक भेजना चाहते हैं, बट whispering it won't quite work, right? Here is where modulation comes in. Modulation कुछ ऐसा है जैसे आपके सीक्रेट मैसेज को एक पावरफुल रेडियो वेव पर पैक करके सेंड करना, ठीक वैसे ही जैसे एक जेट प्लेन में बैठकर दूर तक जाना। ये रेडियो वेव आपका कैरियर वेव है जो दूर तक ट्रेवल करता है। अब आपका सीक्रेट मैसेज दूर बैठे आपके दोस्त तक जा तो रहा है, लेकिन रेडियो वेव पर पैक होके। तो फिर प्रॉब्लम यह है कि आपका दोस्त उस सीक्रेट मैसेज को रेडियो वेव से अलग कैसे करेगा। यहाँ डीमॉड्यूलेशन का कमाल शुरू होता है, जो एक डिकोडर रिंग की तरह काम करता है और रेडियो वेव से आपके सीक्रेट मैसेज को अलग करता है। कम्युनिकेशन के इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम में मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन ही वो सीक्रेट्स हैं जो सब कुछ पॉसिबल बनाते हैं। फिर चाहे आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन हो या फिर आपकी दादी माँ से क्लियर वीडियो कॉल करना हो देश के दूसरे कोने से। So, are you curious to learn how these communication ninjas perform their magic trick? Keep listening to unlock the secrets. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वर्सिटा इलेक्ट्रॉनिक साइंस के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक साइंस पॉडकास्ट के आज के इस एपिसोड नंबर 16 में। तो चलिए अपने इमेजिनेशन की खिड़कियों को खोलिए, आवाज के साथ रहिए, सुनिए और समझिए उस इंटरेस्टिंग थ्योरी को जो है अबाउट द टॉपिक सीक्रेट्स ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। कम्युनिकेशन सिस्टम। आज का हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। इस कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम में न्यूमरस कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं राउंड द क्लॉक, मींस ऑल डे एंड ऑल नाइट। इस कम्युनिकेशन सिस्टम का जो प्राइमरी की कंपोनेंट है वो है MODEM, मॉडेम, जो कि शॉर्ट टर्म है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर का। ये जो पेयर सिस्टम है मॉडेम, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, ये पेयर सिस्टम मॉडेम ग्लोबल कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म करता है। इसलिए ये जरूरी है कि मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन को डिटेल में स्टडी किया जाए और इसे प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड किया जाए। रेडियो कम्युनिकेशन। बात करें अगर रेडियो ट्रांसमिशन की, तो इसमें ऑडियो सिग्नल जैसे कि म्यूजिक और स्पीच को ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन से लॉन्ग डिस्टेंस पर रखे रिसीवर को सेंड करना जरूरी होता है। ऑडियो सिग्नल के इस कम्युनिकेशन में किसी भी टाइप के वायर को यूज नहीं किया जाता, इसलिए समटाइम्स ऑडियो सिग्नल के इस कम्युनिकेशन को कहते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ऑडियो सिग्नल के वायरलेस कम्युनिकेशन में ऑडियो सिग्नल के साथ एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि ऑडियो सिग्नल को एप्रिशिएबल डिस्टेंस के लिए एयर में डायरेक्टली सेंड नहीं किया जा सकता। अगर ऑडियो सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जाए तब भी इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को बिना लार्ज अमाउंट ऑफ पावर को एम्प्लॉय मिस यूज किए बिना वेरी फार डिस्टेंस तक सेंड नहीं किया जा सकता। ऐसा क्यों होता है, आइए इसे समझते हैं। किसी भी वेव की एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेव की फ्रीक्वेंसी के। ऑडियो सिग्नल्स जिनकी ऑडियो फ्रीक्वेंसीज 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक होती है, जो लो फ्रीक्वेंसीज हैं, ऑडियो सिग्नल की पावर लो फ्रीक्वेंसी की वजह से क्वाइट स्मॉल होती है, जिसकी वजह से ऑडियो सिग्नल में रेडिएशन प्रैक्टिसेबल मीन्स रियलिस्टिक नहीं होता। ऑडियो सिग्नल में रेडिएशन रियलिस्टिक मीन्स पॉसिबल ना होने की वजह से ऑडियो सिग्नल को वेरी फार डिस्टेंस तक डायरेक्टली सेंड नहीं किया जा सकता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो रेडिएशन होता है वो सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसीज पर ही रियलिस्टिक मींस पॉसिबल होता है। हाई फ्रीक्वेंसीज मींस अबव 20 किलोहर्ट्ज। हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को थाउजेंड्स ऑफ माइल्स तक सेंड किया जा सकता है, फिर चाहे पावर स्मॉल ही क्यों ना हो। जबकि जो ऑडियो सिग्नल्स होते हैं वो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स होते हैं जिसमें रेडिएशन रियलिस्टिक नहीं होता और ना ही थाउजेंड्स ऑफ माइल्स तक इन लो फ्रीक्वेंसी ऑडियो सिग्नल्स का ट्रांसमिशन। लेकिन अगर इन ऑडियो सिग्नल्स मींस लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को सुपर इम्पोज किया जाए हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर पर, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन पॉसिबल हो जाएगा। लो फ्रीक्वेंसी ऑडियो सिग्नल्स को हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव पर सुपर इम्पोज करने के इस प्रोसेस को कहते हैं मॉड्यूलेशन प्रोसेस। एंड इस मॉड्यूलेशन प्रोसेस में जो रिजल्टेंट वेव्स मिलती है उन्हें कहते हैं मॉड्यूलेटेड वेव्स और रेडियो वेव्स।
अब जब ये रेडियो वेव्स रेडियो रिसीवर पर पहुंचती हैं, तब रेडियो रिसीवर पर ऑडियो सिग्नल्स को मॉड्यूलेटेड वेव्स से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यानी कि अलग किया जाता है। ऑडियो सिग्नल को मॉड्यूलेटेड वेव्स से एक्सट्रैक्ट मींस सेपरेट करने के इस प्रोसेस को डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस के बाद जो ऑडियो सिग्नल मिलता है उसे एम्पलीफाई किया जाता है एंड देन उसे रिप्रोड्यूस किया जाता है साउंड में बाय यूजिंग लाउड स्पीकर। इस रेडियो कम्युनिकेशन के अंडर रेडियो वेव्स का जो रेडिएशन होता है वो ट्रांसमिटिंग स्टेशन से ट्रांसमिट होता है, फिर उसके बाद स्पेस के थ्रू प्रोपोगेट होते हुए रेडियो वेव्स का ये रेडिएशन रिसीविंग स्टेशन पर रिसीव होता है। रेडियो कम्युनिकेशन के इस एंटायर अरेंजमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 ट्रांसमीटर, नंबर 2 ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स, नंबर 3 रेडियो रिसीवर। ट्रांसमीटर, ये ट्रांसमीटर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है जिसे ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन में हाउस किया जाता है, मींस पुट किया जाता है। इसका पर्पस होता है रेडियो वेव्स को प्रोड्यूस करना जिनका ट्रांसमिशन स्पेस के थ्रू होता है। ट्रांसमीटर के 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं: माइक्रोफोन, ऑडियो एम्पलीफायर, ऑक्सीलेटर एंड मॉड्यूलेटर। माइक्रोफोन जो कि एक डिवाइस है, ये डिवाइस साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल वेव्स में कन्वर्ट करती है। जब हम माइक्रोफोन में कुछ बोलते हैं तो एयर का प्रेशर वेरी करता है। ये वेरिंग एयर प्रेशर जब माइक्रोफोन पर पड़ता है तो ऑडियो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है। इस ऑडियो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के कोरस्पॉन्डिंग होती है। माइक्रोफोन के आउटपुट यानी कि ऑडियो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मल्टी स्टेज ऑडियो एम्पलीफायर के इनपुट पर अप्लाई किया जाता है ताकि इस वीक ऑडियो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया जा सके। ऑक्सीलेटर, ऑक्सीलेटर का फंक्शन होता है हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को प्रोड्यूस करना। हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जिसे कैरियर वेव कहते हैं, कैरियर वेव को प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ ऑक्सीलेटर के जिस टाइप को यूजली यूज किया जाता है, ऑक्सीलेटर का वो टाइप होता है क्रिस्टल ऑक्सीलेटर। ज्यादातर जो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस होते हैं वहाँ कैरियर वेव की पावर सेवरल किलोवाट में होती है। इतनी हाई पावर की कैरियर वेव जरूरी होती है सिग्नल को रिक्वायर्ड डिस्टेंस तक ट्रांसमिट करने के लिए। मॉड्यूलेटर, मल्टी स्टेज ऑडियो एम्पलीफायर से जो हाई स्ट्रेंथ का ऑडियो सिग्नल मिलता है उसे एंड ऑक्सीलेटर से जो हाई पावर का कैरियर वेव मिलता है उसे, इन दोनों को हाई स्ट्रेंथ ऑडियो सिग्नल एंड हाई पावर कैरियर वेव को मॉड्यूलेटर में अप्लाई किया जाता है। इस मॉड्यूलेटर में ऑडियो सिग्नल सुटेबल मैनर में कैरियर वेव पर सुपर इम्पोज हो जाता है। ऑडियो सिग्नल के कैरियर वेव पर सुपर इम्पोज होने पर जो रिजल्टेंट वेव मिलती है उसे मॉड्यूलेटेड वेव और रेडियो वेव कहते हैं। एंड इस प्रोसेस को, जिसमें ऑडियो सिग्नल कैरियर वेव पर सुपर इम्पोज होता है, इस प्रोसेस को मॉड्यूलेशन प्रोसेस कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि मॉड्यूलेशन का ये प्रोसेस ऑडियो सिग्नल के ट्रांसमिशन को कैरियर फ्रीक्वेंसी मींस हाई फ्रीक्वेंसी पर परमिट करता है। अब क्योंकि कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, इसलिए ऑडियो सिग्नल इस कैरियर फ्रीक्वेंसी की वजह से लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट किया जा सकता है। ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स, ट्रांसमिटिंग एंटीना रेडियो वेव्स को स्पेस में ऑल डायरेक्शंस में रेडिएट करता है। स्पेस में ये रेडियो वेव्स ऑल डायरेक्शंस में लाइट की वेलोसिटी से ट्रैवल करते हैं। लाइट की वेलोसिटी जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रेडियो वेव्स लाइट एंड हीट वेव्स की तरह ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मींस EM वेव्स होती हैं, बट रेडियो वेव्स की वेवलेंथ लाइट एंड हीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेवलेंथ से ज्यादा लॉन्गर होती है। लॉन्गर वेवलेंथ की इन रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बिना किसी वायर के सेंड किया जा सकता है। रेडियो रिसीवर, रेडियो कम्युनिकेशन के एंटायर अरेंजमेंट का लास्ट पार्ट होता है रेडियो रिसीवर। रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब स्पेस में ट्रैवल करते हुए रिसीविंग एंटीना तक पहुंचती हैं तो ये रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टाइनी EMF यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को इंड्यूस करती हैं। ये स्मॉल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि वोल्टेज रेडियो रिसीवर पर अप्लाई किया जाता है। रेडियो रिसीवर में पहले रेडियो वेव्स को ऑडियो एम्पलीफायर्स के थ्रू एम्पलीफाई किया जाता है। उसके बाद एम्पलीफाइड रेडियो वेव से सिग्नल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस को यूज करके। देन एम्पलीफाइड रेडियो वेव्स को स्पीकर में अप्लाई किया जाता है ताकि साउंड वेव्स का रिप्रोडक्शन हो सके। एंटीना और एरियल,
एंटीना, जिसे एरियल भी कहते हैं, वो होता है एक मैटलिक स्ट्रक्चर। ये मैटलिक स्ट्रक्चर वायर की फॉर्म में भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वायर्स की फॉर्म में भी हो सकता है। वायर और ग्रुप ऑफ वायर्स की फॉर्म के इस मैटलिक स्ट्रक्चर में एंटीना और एरियल को यूज किया जाता है रेडियो वेव्स को रेडिएट और रिसीव करने के लिए। रेडियो वेव्स जो होती हैं हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मींस ईएम वेव्स। कम्युनिकेशन सिस्टम में एंटीना और एरियल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसके लिए? रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रांसमिट एंड रिसीव करने के लिए। रेडियो वेव्स के ट्रांसमिशन में जो एंटीना यूज किया जाता है उसे ट्रांसमिटिंग एंटीना कहते हैं। ये ट्रांसमिटिंग एंटीना हाई फ्रीक्वेंसीज करंट मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। इसी तरह रेडियो वेव्स के रिसीविंग में जो एंटीना यूज किया जाता है उसे रिसीविंग एंटीना कहते हैं। ये रिसीविंग एंटीना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मींस हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स में कन्वर्ट करता है। एंटीना की ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग फंक्शंस के लिए आइडेंटिकल होती हैं, इसलिए सेम एंटीना को यूज किया जाता है फॉर बोथ ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन। कम्युनिकेशन सिस्टम में सेवरल टाइप्स के एंटीनास को यूज किया जाता है। किस टाइप का एंटीना किस जगह यूज किया जाएगा ये डिपेंड करता है कैरियर वेव्स की फ्रीक्वेंसी पर एंड सिग्नल की डायरेक्टिविटी पर। कम्युनिकेशन सिस्टम के रिस्पेक्ट में एंटीना के नंबर ऑफ टाइप्स में जो मोस्ट कॉमन टाइप के एंटीनास हैं वो हैं डायपोल एंटीना एंड डिश एंटीना। डायपोल एंटीना जो एक स्ट्रेट कंडक्टर होता है, ये स्ट्रेट कंडक्टर का डायपोल एंटीना रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट और पिकअप कर सकता है ऑल डायरेक्शंस में। डायपोल एंटीना की जो लेंथ होती है वो जनरली इक्वल होती है λ/4 के, जहां लैम्डा होता है रेडियो वेव्स और कैरियर वेव्स की वेवलेंथ। डिश एंटीना जो एक डायरेक्शनल एंटीना होता है जिसे यूज किया जाता है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स मींस माइक्रोवेव्स को ट्रांसमिट एंड रिसीव करने के लिए। इस डिश एंटीना में एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर होता है एक एक्टिव एलिमेंट के साथ। ये एक्टिव एलिमेंट होता है डायपोल और हॉर्न जिसे पैराबोलिक रिफ्लेक्टर के फोकस पर फीड किया जाता है। इस डिश एंटीना को यूज करके सिग्नल को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रांसमिट और रिसीव किया जा सकता है। MODULATION मॉड्यूलेशन। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। ऑडियो सिग्नल्स जिनकी फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक होती है, जो लो फ्रीक्वेंसी रेंज है, लो फ्रीक्वेंसी की वजह से ऑडियो सिग्नल्स को डायरेक्टली स्पेस में ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से ऑडियो सिग्नल्स लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं कर पाते। तो ऐसे में ऑडियो सिग्नल को लॉन्ग डिस्टेंस तक कैरी करने के लिए हम यूज करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव को। अब सवाल ये है कि इस ऑडियो सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव में ऐड कैसे किया जाए, मींस सुपर इम्पोज कैसे किया जाए। इस सवाल का जवाब ये है कि हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑडियो सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है, जिससे होता यह है कि ऑडियो सिग्नल कैरियर वेव में ऐड हो जाता है और इससे जो रिजल्टेंट वेव मिलती है वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करने में कैपेबल होती है। ऑडियो सिग्नल का हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव में ऐड होने यानी कि सुपर इम्पोज होने के इस पूरे प्रोसेस को ही मॉड्यूलेशन कहते हैं। मॉड्यूलेशन का मतलब ही होता है टू चेंज, यानी कि मॉड्यूलेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी या फिर फेज चेंज होते हैं ऑडियो सिग्नल की इंटेंसिटी मींस एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग। इस मॉड्यूलेशन प्रोसेस के बाद जो रिजल्टेंट वेव मिलती है उसे मॉड्यूलेटेड वेव या फिर रेडियो वेव कहते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, जिससे ये मॉड्यूलेटेड वेव ऑडियो सिग्नल को कंटेन करते हुए लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करती है। टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन प्रोसेस को परफॉर्म करने के कई तरीके हो सकते हैं। क्या है वो तरीके? पूरा फोकस होकर सुनिए और समझिए। हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स मींस एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेज चेंज होती है ऑडियो सिग्नल की इंटेंसिटी मींस एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग। उसके हिसाब से मॉड्यूलेशन प्रोसेस के 3 टाइप्स होते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन। हमारे देश भारत की बात करें तो हमारे यहाँ रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को यूज किया जाता है, जबकि टेलीविजन ट्रांसमिशन में साउंड सिग्नल के लिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड पिक्चर सिग्नल के लिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को यूज किया जाता है। इस हिसाब से एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन प्रोसेस एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन
जब हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड ऑडियो सिग्नल की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग चेंज होता है तो मॉड्यूलेशन के इस प्रोसेस को कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कैरियर वेव का सिर्फ एम्पलीट्यूड चेंज होता है ऑडियो सिग्नल की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग, जबकि मॉड्यूलेशन प्रोसेस के बाद जो मॉड्यूलेटेड वेव यानी कि रेडियो वेव मिलती है उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है जो कैरियर वेव की थी। मींस हाई फ्रीक्वेंसी वाला मॉड्यूलेटेड वेव लो फ्रीक्वेंसी के ऑडियो सिग्नल को कैरी करता है विथ रिस्पेक्ट टू एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए जिस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को यूज किया जाता है उसे मॉड्यूलेटर कहते हैं। मॉड्यूलेशन फैक्टर इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो मॉड्यूलेशन फैक्टर होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन होता है जो मॉड्यूलेशन की डेप्थ को डिस्क्राइब करता है एक एक्सटेंट तक। तो वो एक्सटेंट या फिर कह सकते हैं वो स्केल या फिर वो डिग्री जिस तक कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड चेंज होता है बाय ऑडियो सिग्नल, उसे डिस्क्राइब किया जाता है एक फैक्टर से जिसे मॉड्यूलेशन फैक्टर कहते हैं। यानी कि मॉड्यूलेशन फैक्टर एक रेशियो होता है। रेशियो चेंज ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ नॉर्मल कैरियर वेव। इसके अकॉर्डिंग मॉड्यूलेशन फैक्टर की वैल्यू डिपेंड करती है कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड पर एंड ऑडियो सिग्नल के एम्पलीट्यूड पर। मॉड्यूलेशन फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मॉड्यूलेशन प्रोसेस में, क्योंकि ये फैक्टर ट्रांसमिटेड सिग्नल की स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी को डिटरमाइन करता है। जब कैरियर वेव को स्मॉल डिग्री के लिए मॉड्यूलेट किया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि कैरियर वेव में एम्पलीट्यूड वेरिएशन भी स्मॉल अमाउंट में होगा। इस केस में ट्रांसमिट किया गया ऑडियो सिग्नल बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। मॉड्यूलेशन की डिग्री जितनी स्ट्रॉन्ग होगी ट्रांसमिटेड ऑडियो सिग्नल भी उतना ही स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर होगा। लेकिन अगर कैरियर वेव ओवर मॉड्यूलेट हो जाता है, मींस मॉड्यूलेशन फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाती है, तो उस केस में रिसेप्शन साइट में डिस्टॉर्शन अकर होगा। इसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म क्लिप्ड हो जाएगी एंड एम्पलीट्यूड एनवलप डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। इसलिए मॉड्यूलेशन की डिग्री और डिग्री ऑफ मॉड्यूलेशन कभी भी 100% से एक्सीड नहीं होनी चाहिए, मींस 100% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लिमिटेशंस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। हालांकि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को जहां एक तरफ रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में यूज किया जाता है तो वहीं दूसरी तरफ टेलीविजन ट्रांसमिशन में पिक्चर सिग्नल के लिए भी यूज किया जाता है। मींस ये हाईली इफेक्टिव मॉड्यूलेशन प्रोसेस है। फिर भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन प्रोसेस की 4 लिमिटेशंस हैं। क्या है वो लिमिटेशंस? पूरा फोकस होकर सुनिए और फाइंड आउट करिए। लिमिटेशन नंबर 1, नॉइज रिसेप्शन। प्रैक्टिकली जो नेचुरल एंड मेड बाय नॉइसेस होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एम्पलीट्यूड डिस्टर्बेंसेस को, एंड जो एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव होती है उसमें भी कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड वेरिएशन होता है ऑडियो सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग। तो ऐसे में एम्पलीट्यूड वेरिएशन जो नॉइस को रिप्रेजेंट करता है एंड एम्पलीट्यूड वेरिएशन जो डिजायर्ड सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है, इन दोनों एम्पलीट्यूड वेरिएशंस में रिसीवर साइड पर रेडियो रिसीवर डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, इसलिए रिसेप्शन जनरली नॉइजी होता है। लिमिटेशन नंबर 2, लो एफिशिएंसी। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो यूजफुल पावर होती है वो साइड बैंड्स में होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि साइड बैंड्स डिजायर्ड सिग्नल को कंटेन करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव में जो साइड बैंड्स पावर होती है वो लो होती है। मींस अगर मॉड्यूलेशन 100% भी हो रहा है तब भी साइड बैंड्स में जो पावर होगी जो एक्चुअली यूजफुल पावर है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव की टोटल पावर का सिर्फ 1/3 होगी। इसलिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की जो एफिशिएंसी होती है वो लो एफिशिएंसी होती है। लिमिटेशन नंबर 3, स्मॉल ऑपरेटिंग रेंज। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की लो एफिशिएंसी की वजह से इस मेथड में यूज होने वाले ट्रांसमीटर की जो ऑपरेटिंग रेंज होती है वो भी स्मॉल होती है, जिसकी वजह से मैसेजेस लार्जर डिस्टेंस तक ट्रांसमिट नहीं किए जा सकते एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को यूज करके। लिमिटेशन नंबर 4, लैक ऑफ ऑडियो क्वालिटी।
हाई फिडिलिटी रिसेप्शन मीन्स हाई क्वालिटी रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड को अटेंड करने के लिए ये ज़रूरी है कि जितनी भी ऑडियो फ्रिक्वेंसीज हैं अप टू 15 किलोहर्ट्ज वो सारी ऑडियो फ्रिक्वेंसी रिप्रोड्यूस होनी चाहिए, जिसके लिए 30 किलोहर्ट्ज की बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होती है ताकि दोनों साइड के साइड बैंड्स रिप्रोड्यूस हो। लेकिन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन को सिर्फ 10 किलोहर्ट्ज की बैंडविड्थ असाइन की जाती है ताकि एडजेसेंट ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन से इंटरफेरेंस को मिनिमाइज किया जा सके। इसका मतलब ये हुआ कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हाईएस्ट मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी सिर्फ 5 किलोहर्ट्ज तक हो सकती है, जो म्यूजिक को प्रॉपर्ली रिप्रोड्यूस करने के लिए हार्डली सफिशिएंट है। यही रीजन है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में ऑडियो क्वालिटी लैग मींस पुअर होती है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। जब हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी ऑडियो सिग्नल की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग चेंज होती है तो इस मॉड्यूलेशन प्रोसेस को फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन प्रोसेस कहते हैं। एंड इस मॉड्यूलेशन प्रोसेस के थ्रू जो रिजल्टेंट वेव मिलती है उसे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव कहते हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में कैरियर वेव की सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज होती है ऑडियो सिग्नल की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग, बाकी जो एम्पलीट्यूड होता है मॉड्यूलेटेड वेव का वो सेम होता है एज एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें समझने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 1, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल का फ्रीक्वेंसी डेविएशन डिपेंड करता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल यानी कि ऑडियो सिग्नल के एम्पलीट्यूड पर, ना कि फ्रीक्वेंसी पर। पॉइंट नंबर 2, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल यानी कि ऑडियो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी डेविएशन को डिटरमाइन नहीं करती। पॉइंट नंबर 3, सेंटर फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जो बिना मॉड्यूलेशन की होती है, या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि वो फ्रीक्वेंसी जिस पर मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज 0 होता है सेंटर फ्रीक्वेंसी कहलाती है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के कुछ एडवांटेजेस हैं जो इसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से बेटर बनाते हैं। एडवांटेज नंबर 1, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में रिसेप्शन नॉइसलेस होता है, नॉइस जो एम्पलीट्यूड वेरिएशन की फॉर्म में होती है, एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में यूज होने वाला रिसीवर इस टाइप के सिग्नल्स को रिजेक्ट कर देता है। एडवांटेज नंबर 2, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की जो ऑपरेटिंग रेंज होती है वो भी क्वाइट लार्ज होती है। एडवांटेज नंबर 3, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हमें हाई फिडिलिटी रिसेप्शन मिलता है। एडवांटेज नंबर 4, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी भी वेरी हाई होती है। कंपैरिजन ऑफ एफएम एंड एएम। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कंपैरिजन किया जा रहा है, तो इसे ध्यान से सुनिए। कंपैरिजन नंबर 1, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के साथ कांस्टेंट रहता है, जबकि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के साथ चेंज होता है। कंपैरिजन नंबर 2, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के साथ चेंज होती है, जबकि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के साथ कांस्टेंट रहती है। कंपैरिजन नंबर 3, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग चेंज होती है, जबकि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग चेंज होता है। कंपैरिजन नंबर 4, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में होता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, जो रेशियो होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और ऑडियो सिग्नल का। इस मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू मोर देन 1 हो सकती है। कंपैरिजन नंबर 5, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में होता है मॉड्यूलेशन फैक्टर, जो रेशियो होता है चेंज ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ नॉर्मल कैरियर वेव का। इस मॉड्यूलेशन फैक्टर की वैल्यू मोर देन 1 नहीं हो सकती फॉर डिस्टॉर्शनलेस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल के लिए। फेज मॉड्यूलेशन, ये लास्ट मॉड्यूलेशन प्रोसेस है। आइए सुनते हैं और समझते हैं कि इसमें होता क्या है। जब हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव का फेस ऑडियो सिग्नल की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग चेंज होता है तो इस मॉड्यूलेशन प्रोसेस को फेस मॉड्यूलेशन कहते हैं। एंड इस मॉड्यूलेशन प्रोसेस के थ्रू जो रिजल्टेंट वेव मिलती है उसे फेस मॉड्यूलेटेड वेव कहते हैं। फेस मॉड्यूलेशन में कैरियर वेव का सिर्फ फेस चेंज होता है ऑडियो सिग्नल की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग, बाकी जो एम्पलीट्यूड होता है फेस मॉड्यूलेटेड वेव का वो सेम होता है एज एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव।
फेज मॉड्यूलेशन में फेज डेविएशन ऑडियो सिग्नल की इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फेज मॉड्यूलेशन में नॉइज इम्यूनिटी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के कंपैरिजन में तो बेटर होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के कंपैरिजन में लेस बेटर होती है। मींस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में नॉइज इम्यूनिटी सबसे बेस्ट होती है। फेज मॉड्यूलेशन में SNR मींस सिग्नल टू नॉइज रेशियो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के कंपैरिजन में तो बेटर होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के कंपैरिजन में लेस बेटर होता है। मींस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में SNR यानी कि सिग्नल टू नॉइज रेशियो सबसे बेस्ट होता है। डीमॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें ऑडियो सिग्नल को रिकवर किया जाता है फ्रॉम मॉड्यूलेटेड वेव। डीमॉड्यूलेशन को डिटेक्शन भी कहते हैं। ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन पर मॉड्यूलेशन को परफॉर्म किया जाता है ताकि लार्ज डिस्टेंस पर रखे हुए रिसीवर तक ऑडियो सिग्नल को ट्रांसमिट किया जा सके। जब रेडियो रिसीवर मॉड्यूलेटेड वेव को पिक करता है तो ये जरूरी होता है कि ऑडियो सिग्नल को मॉड्यूलेटेड वेव से रिकवर किया जाए। ऑडियो सिग्नल को मॉड्यूलेटेड वेव से रिकवर करने के प्रोसेस को कहते हैं डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस, जिसे रेडियो रिसीवर में अकॉम्प्लिश किया जाता है। नेसेसिटी ऑफ डीमॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन की नीड क्या है? ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। AM वेव मीन्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव में कैरियर एंड साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज होती हैं। ये जो साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो रेडियो फ्रीक्वेंसीज होती हैं जिनमें ऑडियो सिग्नल कंटेन होता है। अगर एम्पलीफिकेशन के बाद एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव को डायरेक्टली स्पीकर पे अप्लाई किया जाए तो कोई भी साउंड सुनाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि स्पीकर का जो डायफ्राम होता है वो रेडियो फ्रीक्वेंसीज मींस हाई फ्रीक्वेंसीज को रिस्पॉन्ड करने में कैपेबल नहीं होता है। इससे पहले कि डायफ्राम एक डायरेक्शन में मूव हो, उससे पहले ही करंट का रैपिड रिवर्सल अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाता है। स्पीकर का डायफ्राम इतना फास्ट मूव नहीं कर पाता, जिसकी वजह से स्पीकर साउंड प्रोड्यूस करने में इनकेपेबल होता है और हमें कोई भी साउंड सुनाई नहीं देती है। इसलिए ये जरूरी होता है कि रिसीवर में सुटेबल स्टेज पर मॉड्यूलेटेड वेव से ऑडियो सिग्नल को रिकवर मींस सेपरेट किया जाए। इस रिकवर्ड ऑडियो सिग्नल को फिर एम्पलीफाई किया जाता है एंड देन उसके बाद स्पीकर पर अप्लाई किया जाता है ताकि स्पीकर साउंड प्रोड्यूस कर सके। AM रेडियो रिसीवर्स मीन्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड रेडियो रिसीवर्स। रेडियो रिसीवर वो डिवाइस होता है जो मॉड्यूलेटेड और रेडियो वेव्स को साउंड वेव्स में रिप्रोड्यूस करता है। अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो हमारे देश में रेडियो ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन के लिए सिर्फ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को यूज किया जाता है। इसलिए इन रेडियो रिसीवर्स को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड रेडियो रिसीवर कहते हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव को साउंड वेव में रिप्रोड्यूस करने के लिए हर रेडियो रिसीवर का इन 6 फंक्शंस को परफॉर्म करना बहुत जरूरी होता है। फंक्शन नंबर 1, रिसीविंग एरियल मींस रिसीविंग एंटीना का पासिंग रेडियो वेव्स के एक पोर्शन को इंटरसेप्ट करना बहुत जरूरी होता है। फंक्शन नंबर 2, रेडियो रिसीवर का नंबर ऑफ रेडियो वेव्स में से एक डिजायर रेडियो वेव को सिलेक्ट करना जरूरी होता है। इस पर्पस को फुलफिल करने के लिए ट्यून पैरेलल एलसी सर्किट को यूज किया जाता है। ये ट्यून पैरेलल एलसी सर्किट सिर्फ उस रेडियो फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करता है जो सर्किट के साथ रिजोनेंस में होता है। फंक्शन नंबर 3, जो रेडियो वेव सेलेक्ट की गई है उसका ट्यून फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर से एम्पलीफाइड होना जरूरी होता है। फंक्शन नंबर 4, एम्पलीफाइड रेडियो वेव से ऑडियो सिग्नल का रिकवर होना जरूरी होता है। फंक्शन नंबर 5, ऑडियो सिग्नल को एम्पलीफाई किया जाना चाहिए सुटेबल नंबर ऑफ ऑडियो एम्पलीफायर्स को यूज करके। फंक्शन नंबर 6, एम्पलीफाइड ऑडियो सिग्नल को स्पीकर पर अप्लाई किया जाना चाहिए ताकि साउंड रिप्रोड्यूस हो सके। टाइप्स ऑफ AM रेडियो रिसीवर्स। AM रेडियो रिसीवर्स के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, स्ट्रेट रेडियो रिसीवर्स एंड सुपर हेटेरोडाइन रेडियो रिसीवर्स। रेडियो कम्युनिकेशन के अर्ली डेज में जिन रेडियो रिसीवर्स को यूज किया जाता था वो थे स्ट्रेट रेडियो रिसीवर्स, जबकि प्रेजेंट डेज में जितने भी रेडियो रिसीवर्स हैं वो हैं सुपर हेटेरोडाइन रेडियो रिसीवर्स। लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेट रेडियो रिसीवर्स। अगर हम स्ट्रेट रेडियो रिसीवर्स की लिमिटेशंस की बात करें तो इसकी बेसिकली 2 लिमिटेशंस होती हैं।
लिमिटेशन नंबर 1, इन रेडियो रिसीवर्स में ट्यून सर्किट यूज किए जाते हैं। अब क्योंकि डिजायर स्टेशन को ट्यून करने के लिए ये जरूरी होता है कि गेज कैपेसिटर्स मींस वेरिएबल कैपेसिटर्स की वैल्यू को चेंज किया जाए, जिसकी वजह से वेरिएबल कैपेसिटर्स के ओपन एंड क्लोज पोजीशंस के बीच क्वालिटी फैक्टर में कंसिडरेबल अमाउंट में वेरिएशन होता है। क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू में ये कंसिडरेबल वेरिएशन स्ट्रेट रेडियो रिसीवर्स की सेंसिटिविटी एंड सेलेक्टिविटी को चेंज करता है। लिमिटेशन नंबर 2, स्ट्रेट रेडियो रिसीवर्स में एडजेसेंट स्टेशंस में काफी ज्यादा इंटरफेरेंस होता है। एडवांटेजेस ऑफ सुपर हेटेरोडाइन रेडियो रिसीवर्स। सुपर हेटेरोडाइन रेडियो रिसीवर ने स्ट्रेट रेडियो रिसीवर को रिप्लेस किया है अपनी एडवांटेजेस की वजह से। क्या है वो एडवांटेजेस? चलिए सुनते हैं और फाइंड आउट करते हैं। सुपर हेटेरोडाइन सर्किट के बेसिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक फिक्स IF मींस इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी को ऑब्टेन करना होता है मिक्सर सर्किट एंड लोकल ऑक्सीलेटर की हेल्प से। इस सुपर हेटेरोडाइन प्रिंसिपल के कुछ एडवांटेजेस होते हैं। एडवांटेज नंबर 1, हाई RF एम्पलीफिकेशन। सुपर हेटेरोडाइन प्रिंसिपल की वजह से यह पॉसिबल होता है कि 455 किलोहर्ट्ज की इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस किया जा सके। 455 किलोहर्ट्ज की ये इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी रेडियो फ्रीक्वेंसी से बहुत कम होती है। लो फ्रीक्वेंसीज पर RF यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफिकेशन ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि स्ट्रे एंड इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंसेस के थ्रू जो फीडबैक होता है वो फीडबैक रिड्यूस होता है। एडवांटेज नंबर 2, इम्प्रूव सेलेक्टिविटी। इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी पर ट्यून सर्किट्स में जो लॉसेस होते हैं वो लॉसेस लोअर होते हैं मींस कम होते हैं, जिसकी वजह से ट्यून सर्किट का जो क्वालिटी फैक्टर होता है वो क्वालिटी फैक्टर इंक्रीज हो जाता है। ट्यून सर्किट के इस इंक्रीज क्वालिटी फैक्टर की वजह से एम्पलीफायर सर्किट मैक्सिमम सेलेक्टिविटी के साथ ऑपरेट करता है। एडवांटेज नंबर 3, लोअर कॉस्ट। सुपर हेटेरोडाइन सर्किट के फिक्स इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी फिक्स RF यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर्स के यूज को परमिट करती है, इसलिए सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर्स बाकी रेडियो रिसीवर्स के कंपैरिजन में चीपर मींस सस्ते होते हैं। FM रिसीवर्स। AM रिसीवर्स को तो हमने समझ लिया, अब बात करते हैं FM रिसीवर्स की। FM रिसीवर्स AM रिसीवर्स के कंपैरिजन में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एंड एक्सपेंसिव होते हैं। FM रिसीवर्स भी सुपर हेटेरोडाइन प्रिंसिपल को यूज करते हैं, मींस FM रिसीवर्स में भी फिक्स इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी को ऑब्टेन किया जाता है। FM ब्रॉडकास्ट सिग्नल्स जिस फ्रीक्वेंसी रेंज में लाई करते हैं वो होती है बिटवीन 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज। जो IF मींस इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन की जाती है FM रिसीवर्स में वो होती है 10.7 मेगाहर्ट्ज, जो AM रिसीवर्स की इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी 455 किलोहर्ट्ज से कहीं ज्यादा होती है। डिफरेंस बिटवीन FM एंड AM रिसीवर्स। AM रिसीवर्स एंड FM रिसीवर्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं, आइए सुनते हैं और समझते हैं। हालांकि FM एंड AM दोनों ही रिसीवर्स सुपर हेटेरोडाइन प्रिंसिपल को एम्प्लॉय करते हैं मींस यूज करते हैं, फिर भी इन दोनों रिसीवर्स में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। डिफरेंस नंबर 1, FM रिसीवर में दो एडिशनल स्टेजेस होती हैं, लिमिटर एंड डिस्क्रिमिनेटर, जो AM रिसीवर से क्वाइट डिफरेंट होती हैं। डिफरेंस नंबर 2, FM ब्रॉडकास्ट सिग्नल्स जिस फ्रीक्वेंसी रेंज में लाई करते हैं वो होती है बिटवीन 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज, जबकि AM ब्रॉडकास्ट सिग्नल्स जिस फ्रीक्वेंसी रेंज में लाई करते हैं वो होती है फ्रॉम 540 किलोहर्ट्ज टू 1600 किलोहर्ट्ज। डिफरेंस नंबर 3, FM रिसीवर्स इंटरफेरेंस से फ्री होते हैं, जिसकी वजह से FM रिसीवर्स वीकर सिग्नल्स को सक्सेसफुली हैंडल कर सकते हैं। डिफरेंस नंबर 4, FM बैंडविड्थ होती है 200 किलोहर्ट्ज, जबकि AM बैंडविड्थ होती है 10 किलोहर्ट्ज, मींस FM बैंडविड्थ AM बैंडविड्थ के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होती है। डिफरेंस नंबर 5, FM रिसीवर के केस में IF मींस इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी होती है 10.7 मेगाहर्ट्ज, जबकि AM रिसीवर के केस में IF मींस इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी होती है 455 किलोहर्ट्ज, मींस FM की इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी AM की इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होती है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक सीक्रेट्स ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन, मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन।
आज का ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, वर्सेटाइल इलेक्ट्रॉनिक साइंस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना जरूर याद रखिए ताकि आने वाले एपिसोड्स के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और साथ में इलेक्ट्रॉनिक साइंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ सुनते रहिए और सीखते रहिए। शुक्रिया।